मेरे पापा की मृत्यु हुई अभी 3-4 महीने हुए थे कि एक दिन मम्मी मुझे बाजार ले गई और मेरे लिए पैंट शर्ट लेने लगी। मेरी उम्र 18 साल की थी और मैंने जिंदगी में कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी थी, क्योंकि हम गांव में रहा करते थे और ऐसे कपड़े वहां लड़कियों को नहीं पहनाया जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मुझे पैंट शर्ट अच्छी भी नहीं लगती थी। पर मुझे मम्मी कहती थी कि बेटी, अब मैं बहुत मजबूर हूँ, अब हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, यह सब तुमसे बहुत मजबूरी में करवा रही हूँ। और देखो, यह बात किसी को मत बताना, बस हम दोनों में राज होना चाहिए। अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो मेरी तेरी जान ले लूंगी। फिर मम्मी ने मुझे उस काम पर लगा दिया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर मम्मी की वजह से चुप करके करती रही। मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था, मगर मैं सब्र कर जाती। इस बात को कई दिन गुजर गए। ये मम्मी मुझे एक दुकान पर छोड़ आती और वह दुकानदार मुझे अंदर बने एक छोटे कमरे में ले जाता और कुछ देर बाद मुझे एक टप पकड़ा देता और साथ में 1000 का नोट दे देता और मैं घर आ जाती। मम्मी मुझसे रोज रोज टप नहीं उठाया जाता है, बस अजीब अजीब नजरों से लोग देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आज मम्मी से फैसला सुना दिया था। मैं जवान लड़की हूँ, रोज रोज मेरा दुकान पर जाने को सब गलत समझते थे और अजीब अजीब नजरों से देखते थे और मैं पैंट शर्ट पहन कर तो और भी अजीब सी लगती थी। मुझे सबके फिक्र हो गई लोगों की कि लोग क्या सोचते हैं। मम्मी ने परेशानी से कहा तो मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अब मम्मी क्यों इतनी ना समझ हो गई थी। मम्मी अच्छी तरह जानती थी कि मोहल्ले से लड़के मुझे छेड़ते थे और हम लोग मदद के लिए आगे बढ़ते थे, जबकि पापा जिंदा थे और बीमार थे। तब तो मम्मी मुझे घर से बाहर भी कदम नहीं रखने देती थी। कहती थी कि अच्छी लड़कियां बाहर नहीं निकलती और खुद बाहर के चक्कर काटती थी। जब से मेरे पापा की मृत्यु हुई है, मम्मी के तौर तरीके ही बदल गए थे। अब मम्मी हर काम के लिए मुझे बाहर भेजती। मम्मी तुम ही तो कहती थी कि लड़कियों का बाहर जाना बहुत अच्छा नहीं है, और जब से पापा की मृत्यु हो चुकी है, आप बाप का साया सर से उठने के बाद मेरी बात बेटी का यूं बाहर बेफिक्र घूमना खतरनाक है। मैं बोली तो मम्मी ने घूरते हुए सर पर एक चाटा जड़ दिया और बोली, तुम्हें इतनी बनवाने की जरूरत नहीं है। किससे बोलना है घूमने की? मैं घुमाने नहीं भेजती, बल्कि ये फॉर्चून वाली दुकान में एक डिब्बे ही तो लाने की भेजती हूँ। वह बोली तो मैंने उससे गुस्से से उन्हें घूरा था। मम्मी को तुम खुद जाकर ले आया करो ना। इतना जवाब देना था कि मम्मी ने चप्पल उठा ली। दफा हो जाए यहाँ से, और यह बात तूने किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी चिल्लाई तो मैंने जवाब दांतों तले जवाब दबा। यह बात तो मेरे दिमाग में से ही निकल गई थी। मम्मी मुझे पहले ही ये इस बात का जवाब दे के और दुकान वाला मुफ्त में 1000 का नोट क्यों देता है? मेरी बात मुफ्त में 1000 का नोट क्यों देते? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जब मम्मी गुस्से से चिल्लाई, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही करा करो। यहाँ से और दुकान पर जाओ, जल्दी से पैंट शर्ट पहनो, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ ने यूं चिल्लाने पर मैं ड्रेस चेंज करने लगी और एक अफसोस भरी निगाहें मम्मी के ऊपर डालकर घर से निकल गई। बाहर चिल्लाती धूप में चक्कर लगा कर गली को देखा तो गली पूरी सुनसान पड़ी थी। वैसे भी इतनी धूप में कौन बाहर निकलता था? या तो मम्मी का ही दिमाग खराब था कि हर दिन दोपहर में मुझे दुकान पर भेजती थी। मैंने सोचा था कि वापस घर चली जाऊं, मम्मी को कहूंगी कि मैं शाम को दुकान पर चली जाऊंगी, पर मैं अपनी मम्मी पर का गुस्सा का सोच अपने कदम आगे बढ़ा दिया। अभी थोड़ी देर दूर चल पाई थी कि मुझे अपने पीछे पुनीत की आवाज सुनाई दी। मैं पलट कर उसे देखा तो वह सामने पड़ोस का लड़का खड़ा था। तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो? मैं गुस्से से गुर्राई। वह लड़का एकदम घबरा गया। आप कहाँ जा रही हो? उसने उल्टा मुझसे सवाल किया। उसके सवाल पर मेरा दिमाग घूम गया था। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरा बस चले तो मैं उसका सर तोड़ देती। देखो, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, इसलिए अपनी पूरी बात कभी बोल नहीं पाया था। जब मैंने हाथ उठाकर उसके इशारे से रोक दिया, खबरदार जो कोई एक बकवास की तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। शर्मी नहीं? वह लड़का तेजी अपना सर हिलाने लगा। आप मुझे गलत समझ रही हैं। जैसे आपको दिख रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी गलत वजह से आपके पीछे नहीं आता, बल्कि आप जो काम कर रही हो वह बहुत गलत है। आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं।
मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने एक बार फिर से उसकी बात काट दी। उस बात से अनजान के जो राज मुझे बताना चाहता था वह मेरी जिंदगी के लिए इस कदर जरूरी था, उस बात का अंदाजा मुझे हरगिज नहीं था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मगर अगर आइंदा बात करने के बहाने मेरे पीछे आया तो मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में कहती मैं आगे गई। आज दुकान पहुंची तो एक नया इम्तिहान हो मेरे सामने खड़ा था कि इतनी धूप में किसी दुकानदार पर ग्राहक खड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम था वह पहले मुझे अंदर ले जा रही। दुकान पर गई और पीछे से आवाज लगाई, चाचा पहले मेरा काम कर दो। मेरा कहना था कि दुकान पर खड़ी औरतें मुझे देखने लगी और दुकान वाले चाचा का रंग उड़ गया। दुकान पर खड़ी औरतें मुझे घूरने लगी। ऐसा क्या देख रहे हैं? चाचा एकदम हंसे। अरे सब्र करो लड़की, तो पहले दूसरे ग्राहकों को तो निपटा दूं, फिर तुम्हारा काम भी कर दूंगा। जबकि उनके हाथ में इतनी बड़ी लिस्ट देखकर मैं थक गई थी। चाचा उनकी तो पूरी लिस्ट है, आप पहले मुझे निपटा लेते तो अच्छा होता। मैं इतनी धूप में खड़ी नहीं रह सकती। फिर बोले चाचा की रंगत उड़ने लगी थी और मैं हैरान थी कि अचानक उनको क्या हो रहा है। जब चाचा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और उस औरत से बातें करने लगे। दीदी सिर्फ मुझे 2 मिनट दो, पहले मैं इस लड़की को लिपटा लूं। यह बोलकर मुझे अंदर ले गए और आज मुझे बैठने को भी नहीं कहा और बस वो टब उठाकर दे दिया। मैं वहां से पलटने ही लगी थी जब वह औरत मुझे गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं जाते जाते पलटी और चाचा को देखने लगी। फिर एक नजर झुकाकर उस डब्बे को देखा जिसमें कुछ होता था, मगर मुझे देखने की इजाजत नहीं थी। अरे दीदी वह अनाथ बच्ची है, धूप में खड़ी रहती। बस भैया ज्यादा बातें ना बनाओ, अब समझ अच्छा नहीं होगा। लाओ सामान की लिस्ट, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। औरत चिढ़ते हुए मेरे बराबर से निकल गई, जबकि दुकान वाले चाचा मुझे गुस्से की नजरों से घूर रहे थे। मैं कभी अपने कंधे अचकाते दुकान से निकल आई। अभी घर में अंदर घुसी नहीं थी कि अचानक मम्मी ने मुझे टब छीन लिया। जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उनसे कुछ है जो हिला था। मुझसे टब लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। मैं सुन होकर वहीं खड़ी रह गई। मैंने आगे बढ़ते मम्मी के कमरे का दरवाजा बजाया। मम्मी दरवाजा खोलो। मुझे ना आने क्यों बहुत अजीब लगा था, लेकिन फिर भी मैं खुद वहां शक के बिना पर खड़ी थी। चुप रहो, मैं तंग मत किया करो मुझे, जाओ यहाँ से। किचन में खाना रखा है, खा लो जाके। कुछ देर मम्मी के कमरे में बंद दरवाजे को देखने के लिए मैं बाद में किचन में चली गई। वहाँ ताज़ा रोटी और मछलियाँ रखी हुई थी। वह देखकर मुझे हैरत हुई थी कि क्योंकि जब से फार्चून की दुकान वाले डब्बा और पैसा भिजवाने शुरू किया था तब से घर में अय्याशी शुरू हो गई थी। मैंने खाना खाकर छुट्टी तो रात होने की थी, पर मम्मी अभी तक कमरे में बंद थी। मैंने 1-2 बार कमरे का दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शायद वह सो चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों आज दिल बहुत परेशान हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी मुझे उस लड़के का ख्याल आया जो रोज मेरे पीछे आता था। गुस्से में सर भटकते हुए मैंने आंखों पर बाजू रख लिया था, लेकिन मेरा दिल बहुत अजीब मुश्किलों में गिरा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे कुछ है जो अजीब गलत है और मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। वैसे ही बिस्तर पर लेटी करवटें बदलने लगी। मैं नींद पर बहुत मेहरबान हो गई। मैं सो गई। अचानक मुझे खटपट की आवाज सुनाई दी। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बजे रहे थे। मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हुई बाहर निकली तो आवाज किचन में आ रही थी। यानी मम्मी अब कमरे से बाहर निकली थी। मैं जल्दी से मम्मी के कमरे में गई और टब ढूंढने लगी, लेकिन वह मुझे कमरे में कहीं नहीं मिला। कुछ सोचते ही मैं बेड के नीचे तो बहुत से टब पड़े थे। मैं हैरान थी कि मम्मी मुझसे यह टब क्यों मंगवाती हैं और रोज रोज मुझे पैंट शर्ट पहनाकर भेजने के पीछे क्या राज था। यही सोच रही थी कि मुझे लगा कि वही दुकानदार मम्मी के साथ दूसरे कमरे में मौजूद है। मुझे खुद को शर्म आने लगी थी। मम्मी किन कामों में पड़ गई थी। मैं 1 घंटा उनकी बातें सुनती रही, मगर उनका मतलब ना समझ सकी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद मम्मी दरवाजे पर खड़ी खूंखार नजरों से मुझे देख रही थी कि क्या कर रही हो यहाँ। उनका पूछने का अंदाज बहुत अजीब था। कुछ नहीं, बस मैं आपके कमरे में आ गई। दोपहर से दुकान पर क्या तमाशा लगाया था तुमने? मैं कमरे से निकलने ही लगी थी जब वह एकदम पूछने लगी, कुछ भी तो नहीं किया। दुकान वाला तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और तुमने
थोड़ा इंतजार नहीं होता? मम्मी का गुस्सा से पूछना था। क्या मेरा भी दिमाग घूम गया? एक यही बात मुझे परेशान कर रही थी और मम्मी ने फिर खुद सवाल का मौका दे दिया था, क्योंकि देते ही वह टब मुझे क्यों करते हैं? इतनी मेहरबानियां मुझे क्यों अंदर ले जाकर बैठा देते हैं और फिर पैसे भी वहाँ रोज क्यों देते हैं? मैं चीख पड़ी थी। मुझे अपनी मम्मी की कैरेक्टर पर यकीन था, लेकिन वह डर भी था कि ऐसी बातें ज्यादा वक्त छिपती नहीं है। अगर यह बात मोहल्ले में फैल जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मेरे चीखने पर मम्मी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ रहा है, मम्मी बोल पड़ी। मम्मी बोल रही थी जब भी मैंने उनकी बात काट दी। मम्मी, आज के टाइम से कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता है कि वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरों की फिक्र करे। उसको खुद को इतनी बचत नहीं होती जितनी वह यह भेज देता है। क्यों मुझे आज की जवाब चाहिए, ताकि कल जमाना जब मुझसे यह सवाल पूछे तो उन्हें देने के लिए मेरे पास जवाब हो। मेरा कहना था कि मम्मी का हाथ उठ गया। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर मम्मी को देखने लगी। जब उन्होंने बाजू पकड़ते हुए मुझे बाहर की तरफ खींचा और अपने कमरे के बाहर निकाल दिया। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं। कोई सवाल का हक नहीं रखती तू, ना ही मैं मुझे तुझे कोई जवाब दूंगी। मैं हक्का बक्का सी होकर मम्मी को देख रही थी जब वह मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। उनके दरवाजे के बाहर खड़ी पत्थर हो गई, फूट फूट कर रो रही, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात देर तक रोती रोती आंख लग गई। अगले दिन घर में आकर मम्मी भी चुप थी और मैं भी, हम दोनों बिल्कुल चुप थे। मैं गुमान कर रही थी कि शायद मेरी मम्मी कल की बातों की वजह से टब और 1000 नोट का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब वह दोपहर में मम्मी वापस मेरे कमरे में आई। 3 बज गए थे। जाकर कपड़े चेंज कर लो और दुकान चली जाओ। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बिना कुछ कहे अफसोस से खड़ी वही हो गई। पैंट शर्ट पहनकर घर से बाहर निकली। आज मेरे चलने की रफ्तार थोड़ी धीरी थी। हजार सोचें मेरे दिमाग में घूम रही थी और कई सवाल मेरे दिमाग में सर उठा रहे थे, पर जवाब भी नहीं था। फिर उस टब में क्या था? मुझे पहले तो शक नहीं हुआ था। हाँ, यह सवाल दिल में जरूर था कि आखिर क्यों इतनी मदद करता है, पर उस टब पर कभी शक नहीं करता किया गया था। लेकिन अब मुझे यकीन था कि उस टब में जरूर कोई गलत चीज थी। अभी मैं चल ही रही थी कि जब मुझे फिर से अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं गुस्से की आंखों भीग गई। गुस्से की तरह लहर पूरी बदन में दौड़ गई। पीछे मुड़ी तो बिना किसी लिहाज से खड़ी खोटी सुनाकर रोज रोज मेरा पीछा करते हो। क्या समझते हो आप? बाप मर गया है तो जिसका जी चाहे वह मुझे इस तरह छेड़ता रहेगा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रोज रोज मेरे पीछे आते क्यों हो? क्या चाहते हो कि मोहल्ले में लोगों को जमा करके तुम्हें जूतियां पड़वाएं? मेरे बोलने की बीच में ही बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। मगर इरादा मेरा पीछा किया तो मैं बताऊंगी, यह बोलकर पलटी। लेकिन उसकी अगली बात ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। वह बोला, जिंदा रहोगे तब बताऊंगी ना। मैंने डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर उसे देखा तो मुझे मारने की धमकी दे रही हो। मैं बोली तो आपकी बार उसका जवाब चौंका देने वाला था। तुम्हारी माँ का रवैया बहुत अजीब नहीं लगा क्या? तुमने कुछ गलत नहीं देखा क्या? फिर तुम उन सब से शामिल हो? उसका पूछना था कि मेरे शब्द गुम हो गए और वाकई डर गई। यानी बाकी सब भी मेरी तरह महसूस करने लगे थे, या फिर सब जान चुके थे कि मैं समझ नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा पूछना था कि उसके अगले सवाल ने मानो रही सही हिम्मत भी खींच दी। रोज तुम टब लेकर जाती हो, जानती हो उसमें क्या होता है? उसका सवाल अजीब जरूर था पर सच भी था। यह सब मुझे भी बहुत अजीब लगता था। अब उस टब में घर का सामान होता है। मैंने आर्मसेट शब्द में जवाब दिया तो उसने ना में सिर हिलाया। उस टब में सामान नहीं, बल्कि सोचने के बाद जो उसने बताया मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी गिर के मर जाऊंगी। मैंने यकीन में फूटी फूटी आंखों से साथ उसे देखा। मेरा दिल एकदम से डर के मारे लड़खड़ाने लगी। उसकी बात मामूली नहीं थी, पर मुझ पर सर झूठ कह रही थी। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा कहना था कि वह थोड़ा गरीब हुआ और फिर एक एक करके मुझे सारी बात बताने लगा। मैंने नाम में सिर हिलाती रही और सुनती गई। फिर भरी दोपहर में जो राज मुझ पर फंस हो रहे थे वह जान निकलने को काफी था। मुझे अंदाजा था कि मुझे यह सब मालूम नहीं होगा। यही बताने के लिए मैं रोज तुम्हारे पीछे आता हूँ। अब
कि वह लड़का गुस्से से बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो। मेरी माँ अपनी जान दे सकती है मगर उस तरह का घटिया काम नहीं कर सकती। मेरा यह कहना है कि वह वो एकदम हंसा। तो ठीक है, अभी तुम वही टब लेने जा रही हो ना, खुद ही खोल कर देख लेना। वह बोलकर जा चुका था। मेरे कदम अब लड़खड़ा रहे थे। मैं शक के कदमों से दुकान पर गई। आज दुकान वाले चाचा मुझे अंदर ले गए और शैतानी नजरों से मुझे देखने लगे। वह अपनी नाखुश बुरी नजरों से मुझे देखते थे। मुझे लगा जैसे वह लड़का बिल्कुल सच कह रहा था। मैंने वह टब और लिए और चुप से वापस वहां से निकल आई। मेरी जान निकलने लगी थी। मैं खोल कर देखना चाह रही थी पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बड़ा दिल करके हिम्मत से मैंने वे टब कांपते हाथों से चबूतरे पर रखा और उसमें एक छोटा सा सुराग करके अंदर झांका तो मेरी जान निकलने लगी। मुझे लगा कि अभी मैं मर जाऊंगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था। एकदम चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे एकदम आगे बढ़ते तो मैं टब लेकर घर आ गई। घर में जैसे ही कदम रखा तो मुझे लगा कि मम्मी सच जान जाएंगी कि मैं सच जान गई हूँ, लेकिन वह उस वक्त जल्दी में थी। उन्होंने मेरा खौफ पसीने से सराबोर चेहरा भी न देखा, बस हाथ से टब लिया और कमरे में चली गई। मैं भी कांपते टांगों से अपने कमरे में चली गई। जानती थी कि अब मम्मी रात से पहले कमरे में नहीं निकलेंगी, इसलिए मैं रोने लगी। जब रोते रोते दिल हक्का हुआ तो मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। न भूख लगी थी न प्यास। मेरा तो सांस लेने का दिल भी नहीं चाह रहा था। तभी सोने का फैसला किया कि मुझे उस वक्त जगाना था जब मम्मी सोने का फायदा उठाती थी, लेकिन यह भी सिर्फ कोशिश थी। दूसरे कमरे का मंजर सोचकर जान जा रही थी। उस वक्त में बहुत तेजी से कटा और रात को 12 बज गए। मैं बिस्तर पर लेटी रही मम्मी के इंतजार में। मुझे आज उस लड़के ने यह भी बोला थी कि ख्याल रखना कि तुम्हारी मम्मी को शक न हो, तुम बस जान गई हो, क्योंकि मैं वह जानता हूँ कि वो तुम नहीं जानती। उस वक्त मैं पूछना चाहती थी कि वह और क्या क्या जानता है, लेकिन ना पूछ सकी क्योंकि जितना सुना था वही जानलेवा था। ज्यादा सुनने की हिम्मत थी नहीं। 1 घंटा गुजरा तो पूरी रात 1:30 बजे चुके थे। मम्मी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ सीधे कमरे में आई और करीब में आकर मुझे देखा। मैंने उसे लम्हे आंखों बंद करके सांस तक रोक। जब माँ ने मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और कमरे में आंखें खोली तो मैं फौरन उठकर खड़ी हुई। आहिस्ता से कमरे में खिड़की खोल कर देखा तो मम्मी के हाथ में कुछ लिए बाहर की तरफ भाग रही थी। मैं जानती थी कि उसके हाथ में क्या है। मैं तेजी से उसके पीछे गई और छुपकर देखना चाहा तो घर से बाहर इतनी रात को वही फॉर्चून वाला खड़ा था। अब सब कुछ साफ था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी और मैं सब भी एक सच्चाई से अनजान थी जो शायद इस तरह की खतरनाक थी। मैं वापस कमरे में आई। मेरा दिल और पसलियां तुड़ कर बाहर निकल रहा था। मुझे सिर्फ अब सुबह होने का इंतजार था। सारी रात आंखों में कटी। अगले दिन भी मेरी मम्मी से बात ना हुई। जब मम्मी ने वापस मुझे 3 बजे वह टब लेने को भेजा, मैंने वह टब मम्मी को दे दिया। जब जैसे लेते ही मम्मी कमरे में चली गई और मैं भी वही आंगन में बैठ गई। अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। खोला तो देखा बाहर पुलिस खड़ी थी, उसके साथ पुलिस वाले औरतें भी थी। वह लोग तेजी से अंदर आ गए और मम्मी का दरवाजा बजाते रहे जब तक मम्मी ने दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही मम्मी ने दरवाजा खोला उनके होश उड़ गए। पुलिस जल्दी से अंदर गई और छोटा सा बच्चा उठा लाई। वो दुकानदार मम्मी को थोड़ी देर के लिए बच्चे संभालने को देता था, बदले में मम्मी को खाना और रोज का 1000 रुपए भी देता था। शायद मम्मी का जमीर मर गया था इसलिए वैसा कर रही थी। और फिर रात के अंधेरे में वह बच्चा ले जाता है। बच्चे अगवा करने वाले गैंग वह रिश्ता रखता था। अब वह मेरी माँ भी उसका हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मम्मी को पकड़ा उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया और कहा कि मैं तो उसे बच्चे को इससे बचाकर अपने कमरे में ले गई थी। ये बच्चे अगवा करके लाई थी। मम्मी की शक्ल देखती रह गई। वह रोते हुए जिस कदर सफाई से झूठ बोल रही थी, मुमकिन था कि पुलिस वाले यकीन कर लेते अगर मैंने खुद अपने फोन करके बुलाया ना होता। अब माँ की सारी झूठ पकड़ी गई थी। मैं माँ से रोते हुए पूछने लगी कि वह मुझ पर चीख पड़ी और बोली, खबरदार जो मुझे माँ कहा। तू पैदा होते ही अपने माँ को खा गई थी। मेरे सर पर तो आसमानी टूट पड़ा कि जिसको मैं माँ समझती थी वह मेरी माँ
नहीं थी, न उनके अंदर ममता थी ही नहीं। मैं रोती रोती वहीं गिर पड़ी। पुलिस वाले उन्हें ले गए और मेरी मदद की वजह से बच्चा अगवा करने वाले पूरा गैंग पकड़ा गया था। इस बात को 1 साल हो गया था। मेरी सौतेली माँ को लंबी सजा हुई। मेरे बाप की नज़र में अच्छे रहने के लिए उनका अब तक ड्रामा था जो उन्होंने मेरे बचपन से जवानी तक किया मुझसे। अब मेरी शादी हो चुकी है उसी लड़के के साथ जिसने मुझे सच्चाई बताई। मेरी लाख पूछने के बाद भी जो उसने यह बात नहीं बताई कि उसे राज कैसे पता चला। मैं जिंदगी में खुश हूँ मगर उस राज को जानना था मुझे। यह भी थी मेरी इमोशनल कहानी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों धन्यवाद।